30% बॉडी के अंदर गजा का जो फैट्स होनी चाहिए, 30% प्रोटीन होनी चाहिए और 10% कार्बोहाइड्रेट्स। और आज के दौर में क्या है, जिस मरीज को आज के दौर में क्या उल्ट चल रहा है कि तमाम डॉक्टर्स लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं 90% ही खाओ, क्या खाओ, और प्रोटीन जो है ये 10% यानी कि 10 to 20% खाओ। कहते हैं ये खा के मरना है, ये खा के। ये बकायदा 1960 के अंदर एक प्लानिंग की, 1960 से 1990 की दहाई तक आप पीछे वाला सर्वे करा लें, किसी कोई भी मरीज जो है वो ना उसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर था, ना वो शुगर में होते थे, ना वो डायलिसिस के मरीज थे, ना वो किडनी फेलियर वाले थे, ना उनको जनाब अटैक होते थे। ये बड़ी बड़ी बीमारी, उसकी वजह क्या थी कि 1960 से 1990 तक एक पूरा एजेंडा दुनिया के अंदर एक माफिया था, उसको तैयार किया कि लोगों के साथ जो है इनकी गजाओं को कैसे बदला। उस वक्त सारे के सारे लोग जो थे वो रोगनी अज्जा के ज्यादा दिलदादा होते थे, यानी कार्ब को लोग इतना पसंद नहीं करते थे, ज्यादा से ज्यादा रोगनी अज्जा को ज्यादा लिया जाता था। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि उसके बाद आप देखते हैं कि 1990 के बाद बाकायदा एक मुहिम चलाई गई। हर चीज आप देखते हैं कि उसके ऊपर आलू वाले चीज उसके ऊपर भी लिखा होता है फैट फ्री, हर पैकेट को लिखा है, दूध के ऊपर लिखा है फैट फ्री। आपके पास भी जनाब कोई आइटम आई है फूड से उसके ऊपर भी लिखा हुआ फैट फ्री। यानी लोगों के दिमाग के अंदर ये बात डाली गई, ये जो फैट है ये सबसे ज्यादा गुनाहगार ये, जबकि आपके जिस्म का 90% हिस्सा, आपके जिस्म का हर सेल और टिश्यू इस फैट से बुना हुआ है। ब्रेन 90% फैट यूज करता है। आपका जिगर रोजाना की बुनियाद पर 2500 मिलीग्राम फैट पैदा करता है आपके जिस्म में, रोगन पैदा करता है जिसको आप कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी का बड़ा अहम जुज़ है। वो ये अज्जा हैं जो रोगन है, रोगन में खूबी होती है, वो नरम भी होता है और गर्म भी होता है, ये रोगन की खूबी। और जो चीज गर्म और नरम होगी उसके अंदर जब दिल की शरियानी और वरीदों में यूरिक एसिड नहीं होगा, दिल की शरियानी और वरीदें नरम और गर्म होंगी, मुझे बताएं वहां पर एचपी फिर होगा, वहां पर खून गाढ़ा नहीं है तो रुकावट कैसी है। दूसरा मरीज जो शुगर वाला है उसकी बॉडी के अंदर उसका जो लबलब है अगर वो प्रॉपर नरम और गर्म रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा तो अपना काम बेहतरीन करेगा। उसको दिल के स्टंट कैसे पड़ेंगे, उसकी कोई नीड नहीं होगी। क्यों? उसके दिल के अंदर वो खुरदरापन आने नहीं, उसे नरम रहना है। आप मुझे मशीन का किसी पिस्टन की बात करें, जो पिस्टन चलता है उसके अंदर क्या कुछ होता है, और उस पिस्टन में नरमी नरमो मुलायम रहना चाहिए। इंसानी बॉडी का नरमो मुलायम रहने का मतलब है कि उसकी बॉडी के अंदर रोगनी अज्जा की ज्यादा। और ये बकायदा फिर मुहिम चलाई गई कि लोगों को कहा गया जनाब देसी घी जो है ये भी जहर है, और गोश्त बकरा ये भी जहर है, देसी अंडे ये भी जहर है, देसी और क्या है मुर्गी वगैरह ये भी हैं, ये सारे हैं रेड मीट। ये क्या है? तो आपने कौन सा खाना है? व्हाइट मीट खाना। अब व्हाइट मीट जो है चिकन है, फार्मी अंडे हैं, अब उन दोनों में फर्क
चीज जो व्हाइट मिल्क की शक्ल में हमें मिली उसके अंदर अक्सर आप अपना एक फूड सप्लीमेंट है ओमेगा 3 कहते हैं ना, ओमेगा 3। ओमेगा 3 का मतलब होता है कि ये खून के अंदर हरारत ओमेगा 3 तक बैलेंस हो। जो चीज ओमेगा 6 to 10 हो जाए, यानी 6 से ऊपर चली जाए या 10 से ऊपर चली जाए, वो इंतहाई खुशक हो जाती है। इसके अंदर सोडियम और पोटेशियम बैलेंस होता है और इसके अंदर इंतहा से ज्यादा वो खुशक हो जाते हैं। जब ये ज्यादती हो जाती है तो आपका डालडा घी 20:1 की रेशो में, जो ऑलिव ऑयल है मोहम्मद साहब वो 3:1 है, बेहतरीन ओमेगा 3 है। जो देसी घी है वो भी 3:1 है, उसके अंदर भी ओमेगा 3 है। जितने ओमेगा 3 तक चीज रहेगी ये सोडियम के साथ नहीं करेगी, और जिस चीज में ओमेगा 10 से ऊपर चला जाएगा वो आपके जिस्म के अंदर ड्राइनेस पैदा करने शुरू करेगा। जब आपके खून में ड्राइनेस आएगी तो वही गाढ़ा खून, वही खुशक खून जब आपके ब्रेन से गुजरेगा, इस खुराक से पैदा हुआ, तो वो आपके दिमाग के अंदर माली खोलिया पैदा करेगा, आपकी नींद डिस्टर्ब करेगा, आपको कहेगा ये माली खोलिया का मरीज है, ये तो वैसे मरीज है, ये तो बात ही करता रहता है, ये तो इसको नींद ही नहीं आती। उसकी वजह तो उसके अंदर ओमेगा 10 एंड अबव उसने खुशक किया। तो जब चीज खुशक जाती है वो अंदर सोजन पैदा करती है। तो जो चीज सूजन पैदा करे, सोजिश पैदा करे, वो उसका रिजल्ट क्या निकलता है। अगर वही चीज ये ओमेगा 6 to 10 या ऐसे तक चीजें आपके गले से गुजरती हैं तो थायराइड ग्लैंड्स पैदा, जब वो आपके लंग्स में आती है तो लंग्स के अंदर जो आपकी सांस की थैलियां हैं उन थैलियों को खुशक कर देती है, आप दमे के मरीज हो जाते हैं। और आजकल वही दमे वाला मरीज, वो खुशक मरीज, इसका सीना वो कोरोना में मुब्तला हो जाता है। उसके बाद वही आपका ये सब जो है जब स्टमक में जाता है तो वहां पर पेप्टिक अल्सर पैदा हो जाता है, वहां पर आपका H pylori पॉजिटिव हो जाता है, वहां पर आपका टाइफाइड हो जाता है। और वहीं जब आपके लिवर में ज्यादा बन जाता है तो आपके जिगर के अंदर इन्फ्लेमेशन काज करके आपको हेपेटाइटिस C पैदा करता है, आपको हेपेटाइटिस B पैदा करता है। और वहीं ये सब जब आपके गुर्दों में जाता है तो आपके लिए किडनी फेलियर का सबब होता है। आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में जाता है तो आपके पेशाब की बंदिश होनी शुरू हो जाती है। मुझे ये बताएं, वो सिरे से लेकर सर से लेकर पांव तक ये सब जो है आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम के लिए। अब ग़िज़ाओं का असूल ये था, अब एक बंदा तसलसल के साथ कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, जब हम उसको थोड़ा सा फैट्स पे लेके आते तो वो स्टार्टिंग में कहता है डॉक्टर साहब मुझे डिस्टर्बेंस पैदा, क्यों कि उसकी बॉडी जो है वो 80% 80 to 90% कार्ब के साथ मैच है। तो जब उसको स्टार्टिंग में हम प्रोटीन और फैट पे लेके आते हैं तो वो स्टार्टिंग में क्या फील करता है, डिस्टर्बेंस। वो जब उसने बताया जनाब मैंने आज डॉक्टर साहब ने मुझे गोश्त कहा था, तो वो जब एलोपैथी डॉक्टर के पास कहता वो डॉक्टर का पक्का रहा था तुझे मारने का, तू अल्लाह का शुक्र अदा कर, तू वापस मेरे पास आ गया है, अब तुम्हारी जान बख्शी मैं करवा लेता हूँ। उसने बकायदा यानी कि पूरी जो मुहिम थी लोगों को हकीकत से दूर किया गया। अब हम फिर मरीजों को समझाना पड़ता है भाई अगर आपके जिस्म में ये मसला हो तो फिर भी परेशानी होना, आपका जिस्म नरम हो जाए तो फिर भी नहीं परेशान होना, बहाने ज्यादा आ जाए तो फिर भी परेशान होना, बाहर चढ़ जाए तो फिर, यानी कि हमें वो बिफोर टाइम मरीज को तोते की तरह पढ़ा के भेजना पड़ता है। क्यों, उसके जिस्म के अंदर कार्ब्स जमे हुए, जब आप कार्ब्स को खत्म करेंगे, उसका एंटीडोट करेंगे तो 100% उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी। फिर आप उसको स्लो एंड स्टडी लेके जाते हैं कि पहले उस कार्ब वाले को इस ऊपर लेके, ठीक है, और उसके बाद हम फैट पे ले आते हैं। लंबी जिंदगी पाने के लिए इंसान का मजाज इसमें रहना चाहिए। औरत का मजाज इस ग्रुप में है, मर्द का मजाज कैल्शियम ग्रुप में है, और बच्चे का मजाज पोटेशियम ग्रुप में है। इसके अंदर तरी ज्यादा होती है, इसका मजाज कैल्शियम वाला होता है, और औरत का मजाज सोडियम का। क्यों सोडियम, इसकी बॉडी के अंदर एपिथेलियल टिश्यू ज्यादा होते हैं, 42% इसके एपिथेलियल टिश्यू, और मर्द के अंदर 38% होते हैं। अब अगर औरत
अपने इस मजाज से हटके एसिडिक में चली जाए या यहां से पोटेशियम में चली जाए, वो दोनों हालत में बीमार है, दोनों हालत में से वो बीमार है। तीसरी हालत इसकी अगर ये हाइपर हो जाए तो इसकी अपनी रहता है, लेकिन अक्सर आज के दौर में फीमेल हमारी ज्यादा एसिडिक की वजह से, जितनी भी थायराइड की मरीजें हैं जिनका हार्मोनल निजाम डिस्टर्बेंस है, उनके अंदर रोगनी ग़िज़ा कम होकर खुश्क हो जाती है, वो बीमार होते हैं। इसी तरह एक मर्द के अंदर अगर वो अपने कैल्शियम ग्रुप से सोडियम में चला जाए या अपने कैल्शियम ग्रुप से पोटेशियम में चला जाए तो फिर वो बीमार है। अब यहाँ पर भी उसके तमाम मसाइल हैं। स्पर्म में कमी आ गई है, उसकी जिंदगी के अंदर अगर उसके स्पर्म कम हो गए हैं तो उसका यही फार्मूला चेक करने का, आप देखिए कि उसके जिस्म के अंदर कैल्शियम की कितनी कमी। अगर आप स्पर्म काउंट चेक कराएं, इसमें जो स्पर्म की रेशो है वो उसकी कम होती है, यानी अगर आप पास सेल्स पे आ गए तो इसमें 1 से 2, 1 से 4% तक उसके पास सेल्स हुई, तो आपने ये अंडरस्टैंड कर लेना है कि मरीज मेरा पोटेशियम ग्रुप, इसमें कैल्शियम डेफिशिएंट है, इसलिए इसका स्पर्म जो है वो कमजोर है। दूसरा मरीज अगर उसका स्पर्म जो है उसका लेवल 12 एंड अबव हो जाए पास सेल्स, तो आप समझ लेना उसकी बॉडी में सोडियम ज्यादा है, उसमें भी स्पर्म कमजोर हो जाए। तीसरा मरीज जिसकी बॉडी के अंदर अगर एसिडिक बढ़ जाता है, इसकी आरपीसी तेज हो जाती है, इसका रेडिश ब्लड हो जाता है, रेडिश यूरिन हो जाता है, सुर्खी मैल, उसमें भी इसकी प्रॉब्लम आ जाती है। हमने सिर्फ उसका ये देखना होता है कि स्पर्म काउंट का, कि उसके तीनों हाथों में उसके पास सेल्स इस वजह से कम हुए हैं, लुब्रिकेशन की वजह से उसमें कैल्शियम डेफिशिएंट हुआ है, या सोडियम की वजह से वो जलने शुरू हो, दोनों हालतों में वो कमजोर होते हैं। उसके असल सबब के मुताबिक सिर्फ ग़िज़ा को तब्दील करने से उस मरीज के पास सेल्स जो हैं वो बॉडी के नरम होते हैं। इस तरह फीमेल की जो उनके मसाइल हैं, इसके अंदर अक्सर औक़ात जो बच्चों का बांस का मसला बन जाता है फीमेल के अंदर, या उनकी फॉर एग्जाम्पल लकोरिये का आम मरज है, तो लकोरिये के अंदर अगर लकोरिये की रंगत जो है वो बहुत ज्यादा पानी जैसी होगी, तो आप समझ लें वो पोटेशियम ग्रुप, इसमें स्मेल नहीं आती। अगर उसका लकोरिया पीले रंग का होगा, कलर है बकायदा, और उस पीले रंग के लकोरिये के अंदर समझ लें उसकी बॉडी में सोडियम ज्यादा है। और तीसरा ये जो मरीज है इसको ज्यादा इसमें खारिश ज्यादा होती है, इसको ज्यादा इन्फ्लेमेशन की वजह, खुश्की की वजह से ये ज्यादा खारिश फील करती है, इसमें रेडिश कंडीशन होती है, इसमें वाइट होता है, इसमें हल्का सा सुर्खी मैल होता है, और इसमें रगत में पीला। यानी अमराज जो हैं, आपने जिस्म के किसी भी पार्ट को डिफाइन करना है तो हर पार्ट के अंदर अगर कुछ रीड करता है, कोई चीज शक करता है, तो उसके पीछे कोई एक सबब है। इसी तरह आजकल जिस तरह गुर्दे फेल हो रहे हैं, गुर्दों के वजह उसके अंदर भी ये तीनों टिश्यूज मौजूद हैं। बाज़ का अगर उसके गुर्दे फूल गए हैं ज्यादा, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ गया है, जिसमें मोटापा है, उसका भी अगर पेशाब बंद हो गया है, बाज़ का ऐसे मरीज आए हैं जो मोटे ताजे हैं, उनका भी पेशाब बंद हो गया है। अब इस मरीज के जिस्म के अंदर प्रॉब्लम स्लो डाउन कौन हो गए हैं? मस्कुलर टिश्यू, ये पेशाब को खारिज करते हैं, ये पेशाब को पैदा करते हैं, ये पेशाब को साफ करते हैं। गुर्दे में तीनों टिश्यू अपना अपना काम करते हैं। अब आपके पास मरीज की पेशाब की बंदिश वाला है, आपने ये देखना है कि उसके अंदर असाब में पानी ज्यादा पड़ने से अजलात जिन्होंने पेशाब को पैदा करना था वो स्लो डाउन हो गए हैं, तो आप उसको दालचीनी के काबे के साथ उसका पेशाब जारी करना, कि दालचीनी के काबे का पेशाब को जारी करना नहीं है, लेकिन इसमें पानी की ज्यादती की वजह से वो चीज ब्लॉक हुई है। ठीक है, अक्सर बात इसमें मेरे पास जो शुगर के मरीज आते हैं उनका ट्राइग्लिसराइड टीजी रेट बहुत तेज होता है, 5 होता है। उसका रिजल्ट ये निकलता है, मेरे ज़हन में आ जाता है कि उनके जिस्म के अंदर जो पानी है वो जमा हुआ है, बर्फ, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है और टीजी रेट 500, हालांकि उसका 200 150 तक नॉर्मल होता है। 500 क्यों गया? कि उसके जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स जमे हुए हैं, पानी बर्फ बन चुका हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उस मरीज के जिस्म के अंदर उस बर्फ का पिघलाव करते हैं। उसका रिजल्ट क्या निकलता है? जब उसका टीजी रेट हम सोडियम में लेके आते हैं वो बर्फ पिघलना शुरू हो, अब उस मरीज को टूटी की तरह पेशाब आ रहा है, बीपी उसका तेज, कभी यानी दोबारा मेरे पास ऐसे 3-4 मरीज यहाँ पर हैं
जिनको मैंने बड़ी भी गर्म ग़िज़ाएं दी हैं उनका दोबारा बीपी नहीं कभी तेज हुआ। क्यों? कि जो आर्टिफिशियल मेथड से अंदर बर्फ जमी हुई थी, उस बर्फ को जब आपने पिघला दिया जिस्म से, वो पानी बॉडी से खारिज हो गया, अब उसका जिस्म ठंडा रहना शुरू हो गया। ठीक है, यानी बात आपके मरीजों के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा मरीज ऐसा होता है, अक्सर आजकल जो किडनी फेलियर का मरीज हैं उनकी बॉडी में ये ज्यादती हो जाती है, यानी ये कलेसर ज्यादा है, तेजाब की ज्यादती की वजह से जब ये तेज हो जाते हैं तो गुर्दे के अंदर एपिथेलियल टिश्यू से पेशाब को साफ ही निकलता है। आजकल डायलिसिस के ज्यादा मरीज इस ग्रुप के अंदर ज्यादा नहीं, इसमें भी है और इसमें भी। बहरहाल मेरी बात करने का मकसद ये था कि इंसान के जिस्म के अंदर इन ग़िज़ाओं का जो रोल है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ तक तो मैंने आपको थोड़ी सी इस ग़िज़ा के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, बॉडी के ऊपर इसका मैंने साइकिल बताया, इस ग़िज़ा का मैंने मेटाबॉलिज्म बताया। जो ग़िज़ा है सबसे पहले किस में तब्दील होती है, दूसरे फंक्शन में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, उसके बाद एनर्जी। और कितनी मजे की बात है कि आपके पास जितने भी ये फूड सप्लीमेंट हैं ये आपके पास सीपी फॉर्म में है। अब आपके जिस्म के अंदर एनर्जी का कैसे पता चलता है? जब इंसान के जिस्म में कमजोरी महसूस होती है तो सबसे पहले आपके जिस्म की जो मेंटल फोर्स है वो राब्ता करती है एनर्जी के बॉक्स की तरफ, जहाँ पर स्टोरेज, वहां पर देखती है कि जनाब एनर्जी चाहिए। एनर्जी वाला जो बॉक्स है वो कहता है मैं तो खाली, एनर्जी वाला बॉक्स ऊपर पहुंचता है। ये दूसरा बंडल है आपकी एनर्जी, वो कहता है मेरे पास भी सारी जो मैंने दे दी। उसके बाद फिर ऊपर एटीपी में जाती है, पता चला एटीपी की बांध खाली, फिर एटीपी में ये भी खाली है। उसके बाद उसके ऊपर अमाइनो एसिड में ये भी खाली है। फिर तबीयत आपको फोकस करती है, भाईजान कुछ थोक ली जा, कुछ 2 दिन वगैरह रोटी नहीं खाती, जाके खाना खाओ, ताकि सारे के सारे बंडल तमाम बॉक्स एनर्जी वाले खाती हैं। कुछ कहें जब आप खाना खाते हैं वो साइकिल पर चल पड़ता है, फिर वही जिस्म आपका काम करने के काबिल होता है। यहाँ तक मैंने आपको मेटाबॉलिज्म और ग़िज़ा के बारे में बताया। उसके बाद मैं जो आपको जो नुक्ते की बात बताना चाह रहा हूँ, जो मेरे ज़हन में ज़्यादा थी, वो ये है कि हम ग़िज़ा को कैसे अंडरस्टैंड करें कि इसमें ग़िज़ाएं जो हैं ये जो असूल है ग़िज़ाओं का, ग़िज़ा का हसूल कितने ज़राए हैं जी? जमादाती ज़राए, और भी कोई ज़रा 3 ही है। वैसे आप किताबों के सिर्फ 2 ही पढ़ाते हैं, इसको वो भूल चुके हैं। लेकिन जमादात से क्या कुछ देते हैं आप? जड़ी बूटियां जमादात में देता है जी। नमक कौन से तरह पे लगता है? चांदी किस तरह की जड़ है? सोना कौन से फल से निकलता है? निकलता नहीं। सोना किसी फल पे लगता है, किसी तरफ कहाँ से लेते हैं? ये जमादाती ज़राए, ये जमादाती। आपका नमक, ये तमाम ताकतें आपकी इनसे निकलती। नमक हमारी जिंदगी का एक जूस है। उसके बाद दूसरा जो जरिया है वो हमारे पास है नबाताती प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स से जड़ी बूटियां भी हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, वो सारे के सारे नबाताती ज़राए। और तीसरा जो है नबाताती ज़राए। आज की 2020 की रिसर्च, ये 2020 में रिसर्च लेटेस्ट आई है, इससे पहले पूरी दुनिया के अंदर ये बाबर कराया गया है कि सबसे अच्छा सोर्स क्या है? जबकि जब से इस नबाताती सोर्स के पीछे भाग रहे हैं उसके रिवर्स हमें पूरा ग्रुप मिला। जबकि सबसे बेहतरीन जो ग़िज़ा का सोर्स है वो है ये वह सोर्स है जिसके अंदर आप किसी ग़िज़ाई अज्जा को गौर करते हैं, वो आप देख लें कि ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन और कार्बन, आपकी ये फैट और प्रोटीन, सॉरी ये आपके जितने भी हैं आपके कार्ब और आपकी प्रोटीन, इनके अंदर इन अज्जा में ये ज्यादा ये पाए जाते। जितने भी आपके नबाताती सोर्स हैं उनके अंदर यही अज्जा तीनों ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन जो हैवानाती सोर्स हैं उनके अंदर तीन के साथ साथ सल्फर और नाइट्रोजन भी पाए जाते हैं। ये जो दोनों अज्जा हैं ये ज्यादा से ज्यादा हैवानाती ज़राए, जितना मर्जी आला से आला किस्म का फल है, जितना मर्जी आला से आला किस्म का फल है, सब्जी है, वो हैवानाती ज़राए का 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं। क्या मैंने बताया? 100वें हिस्से के बराबर। और जो आप लिख रहे हैं इसको मैं तस्वीर के साथ कर देता हूँ। जिस तरह ये देखें, ये हैवानाती ज़राए, ये नबाताती ज़राए। इसके अंदर हमारे पास आ क्या कुछ आता है? आप ऊपर आ गए गोश्त में, क्या उसके बाद हम फल लाते हैं, उसके बाद हम सब्जियों पे आए, यही तीनों चीजें हैं। गोश्त है, फल है और मसलन आप सब्जियों के अंदर दालें, अनाज सारा इसमें आ गए, गंदम सब कुछ इसमें, फल और तीनों ये मैंने 3 कैटेगरी में तकसीम की। सब्जी अनाज की शक्ल में हो, अजनास की शक्ल में या सब्जियों की शक्ल में। ये फल का से 100% पीछे, जितनी मर्जी सब्जियों की तारीफ कर लें, लेकिन फल के साथ उसका कंपैरिजन नहीं। फल, खजूर और जैतून भी गोश्त के 100% पीछे हैं। जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में किया, जो एक गोश्त का टुकड़ा है वो इंसानी जिस्म के अंदर सबसे बड़ा है, और गोश्त इन सब से 100% आगे। कुछ लोगों के ज़हन में ऐसी बातें हैं कि भाई ये मैंने आपको एक इम्पोर्टेंस बताई है, ये मेरा टॉपिक का नाम। सब्जी जितनी मर्जी अच्छी है वो फल का मुकाबला, और फल जितना मर्जी अच्छा है वो गोश्त का मुकाबला। ये बहुत ज़्यादा आपको और बात किसी क्या हुई कि लोगों को गोश्त से दूर करके कहां पर लाया गया? सब्जी, और वो भी कच्ची। सबसे पहले इंसान जब जंगलों में रहता था वो क्या खाता था? जब बच्चा पैदा होता है वो फल खाता है, सब्जी खाता है, क्या खाता है? प्रोटीन लेता है। लेकिन कौन सा सोर्स है? हैवानी सोर्स है। 2 साल में उसकी परवरिश देखिए कितनी होती है। इसका मतलब है हैवानी ग़िज़ाएं मुकम्मल ग़िज़ा है। हैवानी ग़िज़ाएं, इसलिए गोश्त की अहमियत ये भी हैवानी ग़िज़ाएं। वो गोश्त है, वो दूध है, वो शहद है, वो अंडा है, जो किसी जानदार से मिला हुआ है, वो अव्वल दर्जे हैवानी ज़राए। उसके बाद फिर नबाताती ज़राए। वो मैंने 2 नाम फलों के लिए हैं जिनका अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन आज़ल बलदिन। इसका मतलब है ये 2 चीजें जिनकी कुरान में कसमें हों, लेकिन उनकी अहमियत अपनी जगह पर, लेकिन ग़िज़ा के हवाले से हैवानी सोर्सेस की अहमियत और है। आपके जिस्म के अंदर जितनी मर्जी जब भी काट
कटिंग होती है, हड्डियां टूट जाती हैं, जख्म हो जाते हैं, तो जब उनको भरने का टाइम आता है तो हम क्या कहते हैं, क्या करें, क्या खाना चाहिए? लेकिन बदकिस्मती क्या है कि हमें गोश्त कौन सा खाना शुरू किया होगा? उन्होंने और ड्रामा शुरू कर दिया कि जनाब ऐसी मुर्गी पैदा कर दी जिसकी ना टांगे हैं, ना उसे बेचारी का पेट है, सिर्फ ना उसका कोई दिमाग है। जनाब कहते हैं जनाब ये वाइट मीट है। अब उस वाइट मीट में और आम मुर्गी में फर्क है। जो वाइट मीट है फार्मी मुर्गी, इसमें विटामिन डी होते हैं। जो मुर्गी अंडर द सनलाइट, सूरज की किरणों के नीचे नहीं फिरती, दाना दूध का नहीं खाती, फिरती फिरती नहीं है, तो उसमें विटामिन डी। जो गाय या भैंस चलती नहीं, उसको फार्मों के अंदर सिर्फ आर्टिफिशियल मेथड से, मजाक आपने पूरी दुनिया फिरी है, वो फार्म की गायें वो दूध जो आप उनको आर्टिफिशियल ग्रास के साथ, आर्टिफिशियल इंजेक्शन के साथ पैदा करते हैं, वो भी ना कुछ। क्यों? क्या आपने उसको नेचर से दूध किया, उसके अंदर, इनके अंदर ज्यादा होता है ओमेगा 10। ओमेगा 10 का मतलब है खुश्की। डब्बे के दूध में और आम दूध में यही फर्क होता है। डब्बे का दूध एसिडिक होता है और आम दूध रोगन की निजाम होता है। रोगन किसमें है? सल्फर और नाइट्रोजन। सल्फर किसमें है? ये सल्फर और नाइट्रोजन खास कफीलें हैं जो सिर्फ हैवानी सोर्स हैं। इनके बारे में मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि इसके बारे में, जो गोश्त के बारे में हुक्म है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह की ज़ात ने मनोसलवा दिया, मनोसलवा के अंदर तमाम की तमाम गज़ाएं जो थी वो जनाब देसी घी हलवों से